आज तो प्रधानमंत्री हूं तो कोई चाय भी ले आएगा, पानी भी ले आएगा, लेकिन मुझे मालूम है उसके बाद क्या होगा। और इसलिए मैं नहीं चाहता हूं मैं कभी भी किसी पर बोझ बनूं। ये मेरे मन का इच्छा है और परमात्मा मेरी सहायता करे। ऐसे ही हंसते खेलते बातें करते चला जाऊं किसी दिन। जिंदगी में किसी पर बोझ न बनूं। मेरे भीतर एक भरपूर विश्वास पड़ा है कि मेरे देश में अगर लाखों समस्याएं हैं तो 125 करोड़ समाधान भी है। अगर मिलियन प्रॉब्लम्स हैं तो बिलियन सॉल्यूशंस भी है। 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति पर मेरा भरोसा है। जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। हमारे जवानों को टेंट में सोए हुए थे रात को, कुछ बुद्धि लाकर के उनको मौत के घाट उतार दे। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया और मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। जो योजना बनी थी उसको 100% तस्सू भर गलती किए बिना उन्होंने इंप्लीमेंट किया और सूर्योदय होने से पहले सब वापस लौट के आ गए। और हमारी नेकदिली देखिए। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले, पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। हम सुबह 11 बजे से उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, फोन पर आने से डरते थे, आ नहीं रहे थे। मैं इधर पत्रकारों को बुला करके रखा हुआ था, हमारे आर्मी अफसर खड़े थे। पत्रकारों को आश्चर्य हो रहा था कि क्या बात है, हमको बुलाया है, कोई बता नहीं रहे। मैंने कहा पत्रकार बैठे हैं उनको बिठाइए, थोड़े वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान से बात करो, हमने किया है, छुपाया नहीं हमने। 12 बजे वो टेलीफोन पे आए, उनसे बात हुई, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमने किया है। और तब जाकर के हमने हिंदुस्तान की मीडिया को और दुनिया को बताया कि भारत की सेना का ये अधिकार था न्याय को प्राप्त करने का, और हमने किया। तो सर्जिकल स्ट्राइक ये भारत के वीरों का तो पराक्रम था ही था, लेकिन टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। मैं मानता हूं जिस दिन मेरी बेसब्री खत्म हो जाएगी उस दिन मैं इस देश के काम नहीं आऊंगा। मैं चाहता हूं मेरे भीतर वो बेसब्री बने रहनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी ऊर्जा है,
वो मुझे ताकत देती है, मुझे दौड़ाती है। हर शाम सोता हूं तो दूसरे दिन का सपना लेकर के सोता हूं, और सुबह उठता हूं तो लग पड़ता हूं। जहां तक निराशा का सवाल है, मैं समझता हूं कि जब खुद के लिए कुछ लेना, पाना, बनना होता है, तब वो आशा और निराशा से जुड़ जाता है। लेकिन जब आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस संकल्प को लेकर के चलते हैं, तो मैं समझता हूं कि निराश कभी होने का कारण नहीं बनता है। ये तो है ही नहीं कि मैं जो चाहूं वो सब होता है, लेकिन नहीं भी होता है तो मैं निराश नहीं होता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं क्यों नहीं हुआ, आगे इसको करने का रास्ता मैं इस तरफ गया था, जरा नए तरीके से करूंगा, मैं करके रहता हूं। आज तो प्रधानमंत्री हूं तो कोई चाय भी ले आएगा, पानी भी ले आएगा, लेकिन मुझे मालूम है उसके बाद क्या होगा। और इसलिए मैं नहीं चाहता हूं मैं कभी भी किसी पर बोझ बनूं। ये मेरे मन का इच्छा है, और परमात्मा मेरी सहायता करे, ऐसे ही हंसते खेलते बातें करते चला जाऊं किसी दिन। जिंदगी में किसी पर बोझ न बनूं, वही कानून, वही ब्यूरोक्रेट, वही तौर तरीके, उसके बावजूद भी अगर 4 साल का लेखा जोखा लेंगे, और आखिरकार आपको मैं किसी दूसरी सरकार की आलोचना करने के लिए इस मंच का उपयोग नहीं करूंगा, और मुझे करना भी नहीं चाहिए, लेकिन समझने के लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए आवश्यक होता है कि भाई गत 10 साल में काम किस प्रकार से होता था, उसको पता चले, देखेंगे तब पता चलेगा 4 साल में कैसे हुआ। तो आपको ध्यान में आएगा कि तब की निर्णय प्रक्रियाएं, आज की निर्णय प्रक्रियाएं, तब के एक्शन, आज के एक्शन, आपको आसमान जमीन का अंतर दिखेगा। मतलब यह हुआ कि इन्हीं व्यवस्थाओं से अगर आपके पास नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, इरादे नेक हो, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करने का इरादा हो, इसी व्यवस्था के तहत आप इच्छित परिणाम ले सकते हैं। जब किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है जी, लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार बलात्कार होता है। एक बेटी के साथ ये अत्याचार कैसे सहन कर सकते हैं? और इसलिए मैंने लाल किले पर से एक नए तरीके से इस विषय को प्रस्तुत किया था। मैंने कहा अगर बेटी शाम को देर से आती है तो हर माँ बाप पूछते कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किसको मिली थी। फोन पे बात करते माँ देखती, बात बंद करो, किससे बात करती, किसके बात करती। अरे बेटियों को तो सब पूछ रहे हो, कभी बेटों को तो पूछो कहाँ गए थे। ये बात मैंने लाल किले से कही थी, और मैं मानता हूं ये बुराई समाज की है, व्यक्ति की है, विकृति है, सब होने के बावजूद भी देश के लिए चिंता का विषय है। और ये पाप करने वाला किसी का तो बेटा है, उसके घर में भी तो मां है। पर क्या अकेले आप देश बदल पाएंगे? देखिए, मैं मेहनत करता हूं, ये बात आपने कही, मैं समझता हूं देश में इस विषय में कोई विवाद नहीं है। मैं मेहनत करता हूं, ये मुद्दा ही नहीं है। अगर न करता तो मुद्दा है।
125 करोड़ देशवासियों ने मुझे क्यों यहां बिठाया है? न मेरी कोई जाति है, न मेरा कोई वंशवाद है कि मेरे पिताजी कुछ थे, मेरे दादा कुछ थे, मेरा नाना कुछ थे, कुछ नहीं है जी। तो मेरे पास पूंजी एक ही है, कठोर परिश्रम।